नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, आज आप लोग को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया बैच लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की बात करें तो आपका मार्च तक परीक्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि अब आपको क्या करना है कि इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना है कि तैयारी करना आपको अब क्या करना है, शुरू करना है। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि परीक्षा मार्च में ना हो, तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत ही ठीक तरीके से सारी चीजों को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं कि मार्च में परीक्षा होने के 90% चांस है दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के। और आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच प्रारंभ हो गया है। प्रत्येक दिन क्लास अब आपकी आज से प्रारंभ हो चुकी है और अब ये क्लास तब तक चलेगी जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। प्रत्येक दिन क्लास 12 बजे से होती है दिन में। इन केस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में उसके रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि वहां पे आपको सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसको आप ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर जो इस बार चूक गए दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक आपके लाइफ की होने वाली है। एक सुनहरा अवसर आपके पास है, कुछ महीने आपके पास हैं। अगर जो इस बार आप चूक जाएंगे तो आप मान के चलिए कि जिंदगी की बहुत बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे 12 बजे से पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको वहां पे कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप एक तरफ क्लासेस को देखते रहिए और दूसरे तरफ आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। फिर दोस्तों, मैं आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ और हर संडे को आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक टेस्ट कीजिए और उस टेस्ट की दोस्तों हम लोग व्याख्या भी करेंगे एप्लीकेशन पे। और आप इस बात को देखिए कि प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं। उन प्रश्नों जो जहां से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से गलत हो रहा है, क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से गलत हो रहा है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र से गलत हो रहा है या व्यष्टि अर्थशास्त्र से गलत हो रहा है, जहां से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस गलती को पहचानिए और फिर अगला टेस्ट आप दीजिए। इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो 100% दोस्तों होने की संभावना बढ़ जाएगी। और आपके कोर्स की जो वैलिडिटी होने वाली है वो लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स अगर जो आप यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ फिर आगे जो वैकेंसी आएगी, जीआईसी की वैकेंसी आएगी, एलटी की वैकेंसी आएगी, या फिर आगे अगर जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आती है, फॉर्म आता है, तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिकली बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से किसी भी प्रकार की फीस, 1 रुपए भी अलग से कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो एक सिस्टमेटिक वे से दोस्तों अब हम लोग 100 दिन को टारगेट रखते हुए नए बैच को प्रारंभ किए हैं, जहां पे 100 दिन के अंदर अंदर दोस्तों हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में। और दोस्तों, मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो आप एक बार ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे क्लास करेंगे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है और एडमिशन की एडमिशन की जो फीस है वो 2,000 रुपए मात्र है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। जितनी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है उस अनुसार से फीस बहुत कम है। तो एडमिशन लेने के लिए ये जो नंबर आ रहा है, जो नीचे नंबर आप देख पा रहे हैं, ये नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या सीधे अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 9415 863 873। इस नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपको दोस्तों व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और फिर वहां पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी कि कैसे कैसे आपको लाइव क्लास करना है, कैसे रिकॉर्डेड क्लास देखना है, कहाँ पे आपको नोट्स पढ़ना है, कहाँ पे टेस्ट सीरीज देना है।
या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस करके एक बैच होगा, उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो और किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। और आज के सेशन का जो पहला प्रश्न आप लोग के सामने होने वाला है वो ये है कि अन्य बातों के समान रहने पर अगर जो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसका क्या असर पड़ेगा। अन्य बातें समान है और अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होगा भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अगर जो आप मांग के नियम को पढ़े होंगे, अगर जो आप मांग के नियम को पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि अगर जो किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, अगर जो किसी वस्तु की क्या होती है, कीमत में वृद्धि होती है, तो लोग उसकी मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे और आपके साथ भी होता है। जैसे जब क्या होता है, वर्ष में एक बार प्याज की कीमत क्या होती है, मान लीजिए कि प्याज की कीमत 100 रुपया किलो हो जाती है, तो आप आधे केजी प्याज खरीदते हैं। और जब प्याज की कीमत कितनी होती है, जब प्याज की कीमत अगर जो 20 रुपए पर केजी है, तो आप क्या करते हैं, प्याज एक केजी खरीदते हैं। तो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि मांगी गई मात्रा में कमी होती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि अन्य बातें समान रहे, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बी बोल रहे हैं, बी नहीं होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटी सी बात है, अगर जो कीमत बढ़ेगी तो लोग मांग कम ही करेंगे, है कि नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहने पर मांग की लोच का गुणांक क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन फिर भी उसकी मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित है, लेकिन मतलब कीमत परिवर्तन होने के बावजूद भी लोग अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी भैया। बिल्कुल ठीक है। जैसे क्या है कि अगर जो कोई वस्तु है, ठीक है, और इसके इधर प्राइस होता है, इधर क्या हो रहा है कि दोस्तों अगर जो कीमतों में क्या हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी क्वांटिटी को स्थिर रख रहे हैं, अर्थात मांगी गई मात्रा को स्थिर रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर शून्य होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा अगर जो अपरिवर्तित रहती है तो मांग की लोच क्या होने वाली है, वो होने वाली है शून्य। क्योंकि कीमत कुछ भी हो जाए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मांग को स्थिर रख रहे हैं। जैसे अगर जो हम बात करें नमक की, तो नमक की कीमतों में अगर जो कमी भी आ जाए या नमक की कीमतों में अगर जो वृद्धि भी आ जाए, तो ऐसे स्थिति में नमक, ठीक है, नमक जो हम लोग सब्जियों में डालते हैं, अगर जो नमक की कीमतों में वृद्धि भी हो जाए, नमक 100 रुपए भी पर केजी हो जाए या नमक 1 रुपए भी पर केजी हो जाए, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया हमको नमक का उपभोग करना है, उतना ही करना है जितना हमारी जरूरत है। तो अगर जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा भी अपरिवर्तित हो रही है, तो मांग की लोच का गुणांक जो होने वाला है वो शून्य होने वाला है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र कैसा होता है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, ये तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि ये क्या है, यह एक उद्योग है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, ये उद्योग है दोस्तों। और उद्योग क्या करता है, उद्योग जो है वो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे यहाँ पे कीमतों का निर्धारण करता है। वस्तुओं की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, और जो कीमत होता है, इसी कीमत पर एक जो फर्म है वो जितनी चाहे मात्रा में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर सकती है, बेच सकती है। अर्थात ये जो उद्योग प्राइस का निर्धारण करता है, इस प्राइस पे एक फर्म जितनी चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर सकती है, बेच सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि सर क्षैतिज होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इट मींस कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं। कोई एक फर्म कीमत पे असर नहीं डाल पाएगा। कोई एक मान लीजिए कि फर्म है और वो ये सोचे कि हम क्या करें, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण क्या है, जैसे गेहूं की मंडी है, तो गेहूं की मंडी में कोई एक उत्पादक ये सोचे कि हम अपने गेहूं 500 रुपए पर केजी बेच दे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको पता है भैया कि कीमत क्या चल रही है, गेहूं की कीमत क्या है, चावल की कीमत क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अपवाद स्वरूप मांग बकरवा होता है जिसका, और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी मतलब सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। अक्सर आप पेपर उठाएंगे तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, और सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की नई क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज पहली क्लास हुई है, अभी इंट्रोडक्टिव क्लास शुरू हुई है दोस्तों, मतलब अभी हम लोग अर्थशास्त्र के परिचय को ही केवल पढ़े हैं। तो वहां पे दोस्तों प्रत्येक दिन दोपहर में 12 बजे से क्लास होती है, तो 12 बजे लाइव एप्लीकेशन पे आप क्लास ज्वाइन करिए। इन केस अगर जो लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है। कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जाएगी। इट मीन्स की आगामी अगर जो एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आती है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका ढाल क्या होता है दोस्तों, जिसका ढाल का झुकाव दाईं ओर होता है। और इसमें क्या होता है, अपवाद स्वरूप मांग वक्र मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये गिफिन वस्तुओं की बात कर रहा है। और गिफिन वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब गिफिन वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है, ये ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं कि अगर जो इनकी कीमतों में कमी आती है तो लोग इसके मांग को भी कम कर लेते हैं। जैसे मिट्टी के तेल की बात करें तो मिट्टी के तेल की कीमतों में जब कमी आई तो लोग मांग भी कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि मिट्टी के तेल की अस्थापन वस्तु थी, जैसे रसोई गैस, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, इनमें से कौन सी वस्तु अस्थापन वस्तु है? इसमें से कौन सी अस्थापन वस्तु है? चलिए, जिसको भी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। मैं ही कॉल रिसीव करता हूं आपका और मैं ही रिप्लाई करता हूं आपका। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी वस्तु अस्थापन वस्तु है? तो भैया अस्थापन वस्तुएं इजी सी बात होती हैं। अस्थापन वस्तुओं का मतलब क्या होता है बताइए? बिल्कुल, तो अस्थापन वस्तु ऐसी वस्तु होती है कि अगर जो किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो तो जैसे दो वस्तुएं होती हैं, तो अगर जो एक वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो उसके मांग में कमी आ जाएगी, और जो दूसरी वस्तु होगी उसकी मांग में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम बात करें सरसों का तेल है, अगर जो क्या करने वाले हैं आप मान लीजिए कि सर में तेल लगाने के लिए, मतलब ऑयल यूज करने के लिए सरसों के तेल का आप प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी कारणवश सरसों का तेल महंगा हो गया तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया चलो ठीक है, सरसों का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम नारियल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर जो सरसों के तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो आप इसके मांग को कम करके किसकी मांग को बढ़ा ले रहे हैं? आप नारियल के तेल की मांग को बढ़ा ले रहे हैं, नारियल के तेल की मांग को बढ़ा ले रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेन और स्याही क्या है? ये एक जो होती है दोस्तों, ये पूरक वस्तुएं होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, यदि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत वृद्धि से कम है तो लोच का गुणांक क्या होगा? अच्छा सा प्रश्न है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अस्थापन वस्तु मतलब एक की जगह हम दूसरे का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, बात सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई?
जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि आज क्या करेंगे, आज गोभी खाना है, लेकिन आप गए तो पता चला कि गोभी 80 रुपए का एक तो मिल रहा है। तो आप कहेंगे गोभी रहने दो भाई, शिमला मिर्च कर दो, गाजर कर दो, मूली कर दो, मिक्स वेज बना लेंगे। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप बी बोल रहे हैं कि देखिए सर, यदि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत कमी से कम है तो लोच का गुणांक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आप क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये बेलोच मांग होगा, और बेलोच मांग के संबंध में लोच का गुणांक क्या होता है, इकाई से कम होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो यदि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत कमी से कम होता है तो लोच गुणांक क्या होने वाला है, इकाई से कम होने वाला है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि एक फर्म का औसत आगम 20 रुपए है और औसत रुपए अर्थात कीमत की बात कर रहा है 16 रुपए है, तो फर्म को लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर जो आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, एग्जाम में आप कर नहीं पाएंगे इस प्रश्न को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और ईच एंड एवरी डे दोस्तों 7 बजे से आपकी क्लास होती है, आप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो अगर हम फर्म के लाभ की बात करते हैं ना दोस्तों, तो फर्म की लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि फर्म का लाभ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बिल्कुल ठीक है, ए आर माइनस ए सी, ए आर माइनस ए सी। ए आर क्या है, ए आर जो इंडिकेट करता है ये औसत आय या औसत आगम को इंडिकेट करता है, औसत आय या औसत आगम को इंडिकेट करता है। और एसी जो है ये क्या बताता है, ये औसत लागत को बताता है, औसत औसत लागत को बताता है। तो चलिए भैया अब मुझे आप बता दीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे क्या दिया है, औसत आगम। ठीक है, अर्थात औसत आगम कितना दिया गया है, 20 दिया गया है ना, औसत आय या औसत आगम 20 दिया गया है। तो लाभ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 20, और औसत लागत जो है एसी जो है वो कितना दिया गया है, ए दिया गया है 16 रुपए। ठीक है, तो 20 माइनस जब हम 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस जब 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, 4 आ रहा है इसका मतलब कि शुद्ध लाभ की प्राप्ति हो रही है, अर्थात जो लाभ है वो शुद्ध है, मतलब 4 रुपए का लाभ मिल रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक उदासीन वक्र दाईं ओर नीचे ढालुआ होता है क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा तथा दूसरी वस्तु की कम मात्रा देती है। अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है, ये उदासीन वक्र की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, ये उदासीन वक्र की बात करता है। और उदासीन वक्र के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि क्या होता है कि उपभोक्ता को अगर जो एक वस्तु को क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, तो वो दूसरे वस्तु को क्या करेगा, कम करेगा, और दोनों से उसे क्या मिलेगी, प्रत्येक संयोग से उसे क्या मिलता है, समान संतुष्टि प्राप्त होता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ये पता नहीं कैसे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करिएगा आप लोग। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक उदासीन वक्र दाईं और नीचे ढालुआ होता है क्योंकि अगर जो एक वस्तु की अधिक मात्रा दूसरी वस्तु की कम मात्रा देती है तो हर बिंदु पे उसे क्या मिलता है, समान संतुष्टि मिलता है। अर्थात एक वस्तु को अगर जो बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु को उसे कम करना पड़ेगा, और प्रत्येक संयोग जो होता है वो उपभोक्ता को क्या करता है, समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, लेमन का गिलास और दूसरा गिलास एक प्यासे लड़के को अपेक्षाकृत कम संतुष्टि प्रदान करता है, यह स्पष्ट एवं निश्चित विचार है। देखिए दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, एक बार बार मैं उदाहरण देता हूं, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो मैं उदाहरण देता हूं
वो ऐसे नहीं देता हूँ। उदाहरण जब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो उससे संबंधित प्रश्न बने होते हैं, तभी मैं वो उदाहरण आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जब हम लोग दोस्तों घटती हुई सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं, यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको क्या बताता हूँ, उसमें आपको मैं यही तो बताता हूँ कि अगर जो मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो जब पहली ग्लास का पानी आपके सामने आएगा ना, तो आप क्या होंगे, पहली ग्लास से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि आपको प्यास लगी हुई है। लेकिन जब एक ग्लास पानी आप पी लेंगे, तो उसके बाद जब दूसरी ग्लास आएगी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी जितनी पहली ग्लास थी। फिर जब तीसरी ग्लास आएगी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी पहली और दूसरी ग्लास का पानी था। ऐसे में अगर जो 3-4 ग्लास पानी आप पी लेंगे, पांचवें, छठे, 9वें नंबर का ग्लास आएगा आपके सामने, तो आप कहेंगे भैया अब हमारी प्यास बुझ चुकी है, अब हमको इस ग्लास के पानी से कोई भी मतलब नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो लेमन का दूसरा गिलास, मतलब पहला गिलास आपको ज्यादा संतुष्टि देगा, दूसरा उससे कम देगा, तीसरा उससे कम देगा, चौथा उससे कम देगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाएंगे तो लेमन का कोई भी ग्लास आपके सामने आएगा तो आप क्या करेंगे कि उसको नहीं पिएंगे, अर्थात आपकी जो उपयोगिता है वो मैक्सिमम हो गई। और ये बताती है बात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थात घटती उपयोगिता के नियम के अंतर्गत ये बात बताई जाती है। अगला, सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जाता है वह सूत्र कौन सा है भाई, चलिए बताइए। सोनी शर्मा जी, सुंदरी जी, सूर्या देव प्रसाद जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अक्षय जी, तस्नीम जी, यारिका जी, ठीक है, प्रियम मिश्रा जी, राजकुमार प्रजापति जी, अभय जी। चलिए राजकुमार प्रजापति जी, चलिए बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी MUN अपान TUN-1, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए दीक्षा सिंह जी, संजय चौरसिया जी, मीनू यादव जी, चलिए कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक गतिविधि है। तो दोस्तों आज ही मैंने आप लोगों को जब यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच प्रारंभ किया, जो नया बैच प्रारंभ हुआ है, आज ही हमने आपको बताया बहुत आसान भाषा में कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। अर्थात अब आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल होती है। जैसे आसान भाषा में कहें तो नोट और सिक्के। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि अगर जो आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा ना, आपको भूमि किराए पे लेना पड़ेगा या भूमि खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा लगेगा, श्रमिक लाएंगे उसके लिए आपको पैसा लगेगा। फिर हमने आपको बताया था वहां पे कि अगर जो यात्रा कर रहे हैं तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है। कैसे है भैया, क्योंकि यात्रा कर रहे हैं तो टिकट खरीदेंगे, टिकट खरीदेंगे तो उसके बदले आपको मुद्रा देना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन है। और आर्थिक गतिविधि क्या बताता है, आर्थिक गतिविधि हमें ये बताता है ऐसी गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल होती है। ठीक है, तो अब यही वही से प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक गतिविधि है। तो आर्थिक गतिविधि क्या है भैया, इसमें से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है। तो क्या बोल रहे हैं, एक पुण्यार्थ दवाखाना प्रदत्त चिकित्सा सुविधाएं, बिल्कुल ठीक है। और कोई, अपने बच्चे को घर में स्वयं पढ़ाना, नहीं भैया बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे पैसा थोड़ी मांगते हैं। घर में काम करती एक गृहिणी, नहीं भैया जो घर की महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ी पैसा लेती हैं कि भैया हम खाना बना रहे हैं पैसा लेंगे। ठीक है, एक पुण्यार्थ, एक पुण्यार्थ, पुण्यार्थ मतलब क्या, पुण्य कमाने वाला दवाखाना, कि मतलब जो निशुल्क सुविधा चिकित्सा सुविधाएं उत्पन्न करा रहा है। तो भैया अगर जो निशुल्क उपलब्ध करा रहा है, आपसे पैसा नहीं ले रहा है,
जैसे बहुत सारे चैरिटी हॉस्पिटल होते हैं ना, वहां पे पैसा नहीं लिया जाता है चिकित्सा करने के लिए। लेकिन अगर जो रेडियो पर आप घर में संगीत श्रवण कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने रेडियो क्या होगा, रेडियो आपने खरीदा होगा। तो ऐसी स्थिति में रेडियो घर पर संगीत श्रवण करना ये एक आर्थिक गतिविधि है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि टेलीविजन है, तो टेलीविजन जो है वो भी एक आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि टेलीविजन में आप क्या करते हैं कि डिश लगवाते हैं और प्रत्येक महीने क्या करते हैं कि उसको डिश टीवी का आप पैसा पेमेंट करते हैं। तो ये रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें एक तरीके से आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत ही आती हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। हालांकि इसे पता है, इसे रेडियो नहीं देना चाहिए था, इसे रेडियो की जगह पे कुछ और शब्द का इस्तेमाल देना चाहिए था। रेडियो की जगह पे टेलीविजन देता तो ज्यादा बेहतर रहता। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि आप YouTube पे क्लास देख रहे हैं, चाहे कहीं भी क्लास देख रहे हैं, तो आप पहले डाटा भरवाए होंगे ना अपने मोबाइल में, तभी तो देख पा रहे हैं। नहीं भरवाए तो होते तो कैसे देख पाएंगे। अगला प्रश्न, इस समुत्पत्ति वक्र का आकार कैसा होता है। चलिए भैया, समुत्पाद वक्र कैसा होता है। आजकल पता नहीं क्यों 2 दिन से थोड़े से मार्कर में कोई समस्या आई है। समुत्पाद वक्र का आकार कैसे होता है, बिल्कुल ठीक है। समुत्पाद वक्र का ढाल कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। आईपीसी ऐसा ही तो होता है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे समान मात्रा में उत्पादन की प्राप्ति होती है। तो समुत्पाद वक्र क्या करता है, ये दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही है। और सभी लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच आज से प्रारंभ हो गया है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक भाषा में, मतलब बिल्कुल बेसिक से आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। अगर जो बहुत दिनों से भी आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, आप कुछ भी नहीं आता है, तो भी बिल्कुल बेसिक से सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट आपको नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी होगी। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, तो बाद में चल करके अगर जो एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आती है, तो आपको अलग से फीस जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और जितनी सारी सुविधाएं मेरे द्वारा दी जा रही हैं, उस मुकाबले में फीस बहुत कम है, फीस बहुत कम रखी गई है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो ए बोल रहे हैं। और कोई भैया, सभी लोग ए बोल रहे हैं क्या, सभी लोग ए बोल रहे हैं क्या। इतने सारे लोग ए क्यों बोल रहे हैं। अगर जो ए बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि औसत उत्पाद अपने अधिकतम स्तर पे होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए ही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इसको 1-2 लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो औसत उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पे पर होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, इसमें से कौन सा एक कथन सही है। चलिए, इसमें से कौन सा एक कथन सही है। और आज एक लोग कहे कि सर जी फीस कुछ कम कर दीजिए। अरे भाई, फीस बहुत कम है, केवल 2000 रुपये आपसे लिया जा रहा है। नौकरी लग जाएगी ना, तो आपके हाथ में कम से कम स्टार्टिंग दौर में ही 60-70 हजार रुपये आएगा, है ना। तो 60-70 हजार का अगर जो आप देखेंगे 2000 रुपये, तो यार बहुत कम है, ठीक है। लेकिन बस ईमानदारी से वहां पे पढ़ना है और यूट्यूब पे दोनों जगह पढ़ना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है भाई।
अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, कितना मजेदार सा प्रश्न है कि नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बचते राज्य द्वारा प्रभावित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि राज्य सरकार हुआ, अगर जो ये कर की दर में क्या कर दिया, वस्तुओं के कर के दर में कमी कर दिया, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोगों की बचत बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे राज्य सरकार बिक्री कर लगाता है, राज्य सरकार मनोरंजन कर लगाता है, भू राजस्व कर लगाता है, ठीक है, तो ये सारी कर जो हैं अगर जो राज्य सरकार क्या कर दे, कम कर दे, तो लोगों की जो बचत होगी वो बढ़ जाएगी। तो अगर जो कर की दर में राज्य सरकार कम कर देगा तो ऐसी स्थिति में लोग की बचत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आपसे अगर जो 18% जीएसटी लिया जा रहा है या 28% जीएसटी लिया जा रहा है और ऐसी स्थिति में उसको कम कर दिया जाएगा तो आपकी बचत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैसा आप कर के रूप में देते वो पैसा अब आप क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, अर्थात आप बचत कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मोड़दार मांग परिकल्पना को अल्पाधिकार के संदर्भ में समझने हेतु अविकल्पित किया जाता है। किसने दिया था भैया मोड़दार मांग परिकल्पना, जिसे किक डिमांड रेखा भी कहा जाता है। ये किसने दिया था सर, ये किसने दिया था, ये पाल स्वीजी साहब ने दिया था। इन्होंने जो थियरी दिया था उसमें कहा था कि जो ऊपर वाला वक्र होता है ये क्या होता है, ये होता है लोचदार, और जो नीचे वाला वक्र होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों बेलोचदार, बेलोचदार होता है। ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो पाल स्वीजी साहब का विकुंचित मांग वक्र है उसके अंतर्गत दोस्तों ये मूल्य दृढ़ता और उत्पादन दृढ़ता की बात करते हैं। मूल्य दृढ़ता और उत्पादन दृढ़ता की ये बात करते हैं। और दृढ़ता का मतलब क्या हो गया कि बहुत क्या है, ये हठीलापन है। हम कहते हैं ना ये बच्चा बहुत हठी है, मतलब जो ठान लेता है वो करके रहता है, अर्थात बड़ा ही बच्चा क्या है, ये दृढ़ है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो घर वाले क्या कहते थे, यार ये बहुत हठी है, और बस वो कहते थे बड़ा हठी है, और वो लोग हम लोगों से क्या करते थे, बहुत सारे काम करवा लेते थे, बहुत सारे काम पूरा दिन भर दौड़ा देते थे, कहते अरे बड़ा हठी है ये करेगा जरूर। तो हम लोग को लगता था कि यार इसमें तो क्या है कि बहुत शाबाशी है, जिसको हम लोग शाबाशी समझते थे वो स्मार्टली हम लोग के घर वाले क्या करते थे कि कार्य करवा ले, बड़ा हठीला है करके मानेगा छोड़ेगा नहीं। तो उसी की बात हो रही है, अर्थात दृढ़ता की बात हो रही है। बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मूल्य विभेद केवल तभी लाभदायक होता है यदि मांग की लोच विभिन्न बाजारों में जिसमें कुल बाजार को विभाजित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे होता है ना कि लड़कियों के साथ एक समस्या होती है कि घर में अगर जो कोई मेहमान आ जाता है तो वो अपने आप को, मतलब वो इतना बेचारी काम करती हैं, इतना काम कि मेहमान को ये लगे कि लड़की क्या है कि बहुत अच्छी है, बहुत काम करने वाली है, बहुत दृढ़ है, और वो अपना 2 दिन 3 दिन क्या करती है बेचारी ऐसे ही गंवा देती है। इसके चक्कर में, रिश्तेदार के चक्कर में, तो कभी भी रिश्तेदार के चक्कर में अपना समय नहीं गवाइएगा, है ना, कभी भी नहीं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि मूल्य विभेद केवल तभी लाभदायक होता है यदि मांग की लोच विभिन्न बाजारों में इनमें कुल बाजार को विभाजित करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप कह रहे हैं कि सर जी बी होगा जब बाजार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो मूल्य विभेद कहां पे देखने को मिलता है दोस्तों, एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और एक जो एकाधिकारी होता है वो इस बात को देखता है कि कहां पे हमारे वस्तु की मांग ज्यादा है और कहां पे हमारे वस्तु की मांग कम है। जिस बाजार में उसके वस्तु की मांग ज्यादा होती है वहां पे वो अपनी कीमतों को ज्यादा रखता है, और जहां पे उसकी मांग कम होती है वहां पे वो अपने कीमतों, जहां पे मांग कम होता है
वहां पे वो कीमत को भी कम रखता है और उसे अधिकतम लाभ कमाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। औसत आगम वक्र के लिए कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है? औसत आगम वक्र को और किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे कुछ कुछ चीजें होती है ना दोस्तों, जो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए, वो पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो बताना चाहिए आपको, वो पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कोई बताता नहीं है। जैसे अब रिश्तेदार की बात हुई या जो लोग भी आपके रिलेटिव हैं, जब वो घर आपके आते हैं ना, और स्पेशली वो ये जानते हैं कि आप 2 साल से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये पूछते हैं कि ये बताओ कि क्या हुआ, परीक्षा तुम्हारा कहीं कुछ हुआ, सफलता मिली? तो आप उनको ये कहेंगे कि आयोग ही नहीं गठित है, तो हम कैसे बताएं कि हमें सफलता मिली कि नहीं मिली? जब 2 साल से परीक्षा ही नहीं हुई, आप उनसे अगर जो ये कहेंगे कि 2 साल से परीक्षा ही नहीं हुई, तो हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं? तो पता है वो क्या बोलेंगे? कहेंगे भाई ये सब फालतू की बातें हैं जो आप तुम कर रहे हो या कर रही हो। वो इस बात को समझने नहीं जाएंगे कि भैया आयोग गठित नहीं है, 2 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो कैसे सिलेक्शन मिल जाएगा? वो कहेंगे ये फालतू की बात है, आप फालतू की बात कर रहे हो। उसके बाद यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, इसके बाद बात खत्म होती है जब वो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो पेरेंट्स से कहते हैं कि अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। तो पेरेंट्स कहते हैं अरे बच्चा है या बच्ची अभी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ से कष्ट आपको ये आपके रिलेटिव दे देते हैं, और जब आप 30 साल की अवस्था में अपने पेरेंट्स के द्वारा बच्चे शब्द का उद्बोधन सुनते हैं, तो दूसरा कष्ट आपको वहां से मिल जाता है। तो आपके जो संघर्षों की कहानी है ना, वो आप ही को पता है, दुनिया में वो और किसी को पता नहीं है। और दुनिया में कभी भी किसी और को कोई भी इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस दीजिएगा वो अपने आप को दीजिएगा, और उसके बाद समय बचेगा तो पूरी दुनिया आपके पास है। ठीक है, जब समय बच जाएगा तो पूरी दुनिया आपके पास है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि औसत आगम वक्र के लिए का कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी हम इसे मांग वक्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही बता रहे हैं ना। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए। तो देखिए कि औसत आगम वक्र के लिए कौन सा दूसरा नाम दिया जाता है, तो ये है दोस्तों मांग वक्र। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली प्रति इकाई कीमत उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली प्रति इकाई का क्या होता है, मूल्य होता है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर हो रहा है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए कि सरल रेखा वक्र की दशा में जब वह दो अक्षों पर मिले मांग की कीमत लोच रेखा के मध्य पे होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा आराम से इसको पढ़िएगा, थोड़ा आराम से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरल रेखा वक्र, अब अगर जो सरल रेखा वक्र आ गया, इकोनॉमिक्स के अगर जो खिलाड़ी हैं तो आपको क्या याद आना चाहिए, सरल रेखा वक्र की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के अगर जो आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए, आपको ये वाला ग्राफ याद आ जाना चाहिए। तो सरल रेखा वक्र की दशा में जब दो अक्षरों नहीं होना चाहिए, अच्छों होना चाहिए, पर मिले मांग की कीमत लोच रेखा के मध्य पर, ये मध्य की बात हो रही है, मध्य पे क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे क्या होता है,
ईडी इज इक्वल टू, ईडी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 के होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईडी जो होता है वो इज इक्वल टू 1 के होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईडी जो होता है वो लेस देन 1 के होता है। और यहाँ पे सबसे नीचे जो होता है वो ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, मध्य की बात कर रहा है। तो मध्य में क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1 है, ईडी इज इक्वल टू 1 है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मध्य की बात कर रहा है तो ए, सबसे ऊपर की बात करता तो अनंत, सबसे नीचे की बात करता तो ईडी क्या होता, 0 हो जाता। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है। और सफलता मिल जाएगी तो किसी को यार बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलता हूं सफलता मिल जाएगी तो एटीट्यूड में आ जाइएगा। लोग तो बोलते हैं ना कि सफलता मिल गया तो एटीट्यूड में आ गए, आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा समय नहीं दीजिएगा, बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप संघर्ष कर रहे थे तो आपके साथ कोई था नहीं। तो अगर जो सफल हो गए तो लोग कहते हैं ना सफल हो गया एटीट्यूड आ गया, आ गया भाई। सफल हो गए तो आ गया, अच्छी बात है, आ गया तो आ गया, फिर जाइए आप। ठीक है। तो सफलता के बाद ठीक है मैनेज रखिएगा अपने आप को कि राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर, राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं व्यक्तिगत आय को जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को जोड़ा जाता है किस पर, व्यक्तिगत आय पर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो राष्ट्रीय ऋण क्या होता है, राष्ट्रीय ऋण देश के अंदर ही देश की जनता को दिए जाते हैं। मतलब राष्ट्रीय ऋण का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर ही देश की जनता को दिए जाते हैं। अतः इस पर जनता द्वारा दिए जाने वाला ब्याज लोगों की क्या होगी, व्यक्तिगत आय होगी। मैं बार बार बोलता हूं कि सरकार के आय के स्रोत दो हैं, पहला कर है, दूसरा ऋण है। ऋण के भी दो भाग हैं, एक होता है आंतरिक ऋण और दूसरा होता है बाह्य ऋण। तो आंतरिक ऋण का मतलब कि जो देश के अंदर जो ऋण क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, और बाह्य ऋण मतलब जो देश से बाहर हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को निम्न में जोड़ा जाएगा व्यक्तिगत आय के। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है, चलिए बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, क्लास पे ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा अब बात नहीं होगी, अब सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। लेकिन एक बात सच्चाई यही है कि जब सफलता मिल जाती है ना, तब जिंदगी का के असली संतुलन में आप आ जाते हैं। जब सफलता मिल जाएगी तो आप किसी को बहुत ज्यादा समय भी नहीं देते हैं और किसी को आप इग्नोर भी नहीं करते हैं। जैसे जो लोग सफल है उनकी पर्सनालिटी को आप देखेंगे, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, वो किसी को बहुत ज्यादा समय भी नहीं देते हैं और किसी को इग्नोर भी नहीं करते। और वही स्थिति अभी भी होनी चाहिए, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आएगी क्योंकि स्टूडेंट हैं, दिखाना है कि हम बेहतर हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई कि निम्नलिखित में से जिसमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो आज ही हमने आपको बताया था, जब मैंने आपको आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि बता रहा था तो वहां पे राष्ट्रीय आय के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी एक वित्तीय वर्ष में एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या बोलते हैं, उस देश के राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं जोड़ा जाएगा। तो अंतिम एवं वस्तुओं और सेवाओं को नहीं जोड़ा जाएगा, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न को उपभोक्ता व्यय में नहीं सम्मिलित किया जाता है, इसमें से किसको उपभोक्ता व्यय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है,
निम्न को उपभोक्ता व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या उत्तर रहेगा भाई? तो जितने लोग भी, ये बच्चों वाला प्रश्न है, कोई गलत करेगा तो अच्छी बात नहीं है। उपभोग निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता व्यय में सम्मिलित नहीं है? तो भैया ये तो सारे सम्मिलित हैं। फ्रिज खरीदेंगे तो आप फ्रिज उपभोग करने के लिए ही तो व्यय कर रहे हैं, फ्रिज पे पैसा खर्च करेंगे। भोजन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो पैसा खर्च कर रहे हैं, ये भी उपभोग व्यय है। डॉक्टर की फीस, ठीक है, डॉक्टर को आप फीस दे रहे हैं, ये भी आपके उपभोग पे व्यय है। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका उपभोग व्यय नहीं है। तो उपभोग व्यय क्या नहीं होता है भैया? उपभोग व्यय का हमें क्या करिए, एक उदाहरण दे करके बताइए। उपभोग व्यय का एक उदाहरण दे करके हमें बताइए। जैसे आप पैदल क्या कर रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं टहलने के लिए, ये आपका उपभोग व्यय नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने मोहल्ले में टहलने के लिए चले गए, ये आपका उपभोग व्यय नहीं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि निम्न को निवेश व्यय में नहीं माना जाना चाहिए। किसको नहीं निवेश व्यय माना जाना चाहिए भैया? इसमें से कौन सा ऐसा है जो निवेश व्यय नहीं है? निवेश व्यय, निवेश कहाँ पे होता है? निवेश क्यों होता है? निवेश हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर पाए, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए हम निवेश करते हैं, ठीक है। और हमारे भारत देश की यही एक समस्या है कि यहाँ पे उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग निवेश नहीं करते हैं, यहाँ पे लोग रहने के लिए नए मकान को खरीद लेते हैं, ठीक है। नए मकान की खरीद, देखिए मकान में क्या होता है, मकान जो होता है वो अलग होता है। मकान शब्द का प्रयोग क्यों होता है? मकान शब्द का मतलब ये होता है कि ये हमारा निवास स्थान है। तो निवास स्थान, अगर जो आप कोई मकान खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कि आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी वस्तु का आप उत्पादन करने के लिए आप नया मकान नहीं खरीदे हैं। तो ये जो मकान है ना, ये मकान की खरीद निवेश व्यय के अंतर्गत नहीं आएगी। निवेश व्यय के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि अगर जो कोई भवन आप खरीदें जहां पे किसी वस्तु का उत्पादन करना हो, ठीक है, या किसी भवन को आप किराए पे लें, फिर वहां पे श्रमिक लगाए, वहां पे टेक्नोलॉजी लगाए, तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगी वो निवेश व्यय होंगी। लेकिन केवल अगर जो मकान खरीद रहे हैं तो वो भैया रहने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश की आजकल यही समस्या है कि थोड़ा सा लोगों के पास पैसा होता है, सीधे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लोग मकान में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। फिर पूरी जिंदगी भर क्या होता है, कहीं इधर से कर्ज कहीं उधर से कर्ज, पूरा स्ट्रगल में जिंदगी चलती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मकान भी होना जरूरी है। जिसके पूर्वज मकान अच्छी नहीं छोड़ के गए होंगे वो तो बनवाएगा ही बनवाएगा ना भाई, बनवाना पड़ेगा उसको, और क्या। अगला प्रश्न है कि अंतरण भुगतान को उन भुगतानों के लिए प्रयोग किया जाता है जो जाने जाते हैं। चलिए क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अंतरण भुगतान को उन भुगतानों के लिए प्रयोग किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के बिना किसी विनिमय के दिए जाते हैं। जैसे अंतरण भुगतान में मैं आपको बार बार क्या बताता हूं कि इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें अंतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे छात्रवृत्ति होती है, जैसे क्या होती है, जैसे छात्रवृत्ति होती है, तो छात्रवृत्ति गवर्नमेंट स्टूडेंट को देती है ताकि वो सुचारू रूप से अपने एजुकेशन को कैरी ऑन कर सके, आगे बढ़ा सके। पेंशन हो गया, पेंशन हो गया, वो पेंशन जो पा रहा है वो कोई वर्तमान में सेवा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है कि अब वृद्ध हो गया, अब कहां से पैसे कमा पाएगा। गवर्नमेंट अगर जो उपहार दे रही है, लैपटॉप बांट रही है, कंप्यूटर बांट रही है, टैबलेट बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, तो ये सब अंतरण भुगतान के अंतर्गत आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जब ये आपको प्रोवाइड करती है
तो इसके बदले आप गवर्नमेंट को कोई सेवा नहीं देते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई सेवा गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। पेंशन जो प्राप्त करता है वो सेवा नहीं देता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अलग होगी। थोड़ा आराम से करिएगा भाई, है ना। चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? तो राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अलग होती है। तो क्या उत्तर होगा? अब साधन लागत पर अगर जो राष्ट्रीय आय का फार्मूला आपको पता है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का फार्मूला अगर जो आपको पता है तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। क्या होता है? बाजार मूल्य पर व्यय राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय, और उसमें से क्या घटा देते हैं? अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। तो इसमें से अलग क्या होगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय निम्न राशि से बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अलग होती है शुद्ध अप्रत्यक्ष करके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप से जुड़ा मूल्य बराबर होता है। जैसे जब आप पेपर देके आते हैं तो कहते हैं ना सर घुमा के प्रश्न दे दिया था, तो आज का सेशन कुछ उसी प्रकार से है। जो सामने तो आपके है लेकिन घुमा के पूछ दिया है ना। तो आज का सेशन दोबारा जरूर देखिएगा, आज का सेशन दोबारा जरूर देखिएगा। क्या उत्तर होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, ए, डी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? अरे भाई छोटी सी बात है, कुल साधन आय जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो कुल उत्पादित वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। और कुल उत्पादित वस्तु का मूल्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो कुल व्यय के बराबर होता है। अगर जो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अगर जो कहीं से पढ़ा होगा तो आप दोस्तों जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली अर्जित आय उत्पादन वस्तु के मूल्य के बराबर होती है। और यही बात ये पूछ रहा है कि शुद्ध रूप से जुड़ा मूल्य बराबर किसके होता है? तो उत्पादन के साधनों को अर्जित भुगतान से। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने भी सही किया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली अर्जित आय जो होती है वो उत्पादित वस्तु के मूल्य के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का एक भाग मानी गई परिवार द्वारा छत के पंखे की खरीद का एक भाग है। चलिए बताइए सर, चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, आसान सा है लेकिन क्या कर दिया है? छत का पंखा। लोग कहते हैं ना कि अरे यार पैसा है तो टिकाऊ वस्तु खरीद लो, टीवी खरीद लो, टीवी खरीद लोगे तो 5 साल तक रहेगा, ठीक है। फ्रिज खरीद लो, फ्रिज खरीद लोगे तो लंबा चलेगा। एसी खरीद लो, लंबा चलेगा। कंप्यूटर खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, लंबा चलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये टिकाऊ वस्तु है। ये क्या है? ये एक टिकाऊ वस्तु है। जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो फ्रिज हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, गाड़ी हो गया। ये क्या है? एक टिकाऊ वस्तु है जो आपके साथ क्या रहेगा? बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का एक भाग मानी गई परिवार द्वारा छत के पंखे की खरीद का एक भाग है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप बोल रहे हैं कि सर जी दीर्घकालीन उपभोग के उपयोग का। तो टिकाऊ वस्तु क्या होती है? जिसका उपभोग आप लंबे समय तक करते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब दोस्तों 5 साल या उससे ज्यादा कम से कम चलते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का एक भाग मानी गई परिवार द्वारा छत के पंखे की खरीद जो है वो दीर्घकालिक अवधि में उपयोग का एक क्या होता है, भाग होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अर्थात ये टिकाऊ वस्तुएं होती है। अगला, एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। चलिए भाई, बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है? बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बेरोजगार व्यक्ति क्या होता है? किंस साहब किससे परेशान थे? बेरोजगारों से परेशान थे। किस प्रकार की बेरोजगारी? अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या हैं? बेरोजगार। जैसे क्या हो रहा है कि इतने सारे लोग हैं, पढ़ रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि भैया नौकरी लग जाए, जाके इंटर कॉलेज में पढ़ाएं, जाके हम हाई स्कूल में पढ़ाएं, या जाके हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएं, हमको सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट जो तय की है 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच में सैलरी है, सारे मिला दिया जाए तो आप कार्य करने के लिए तैयार है कि चलो भैया इतना पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या है? बेरोजगार है। ठीक है, तो इसीलिए जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि जो काम चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? बेरोजगार बोलेंगे। तो प्रचलित बेरोजगारी का मतलब क्या है कि प्रचलित मजदूरी दर पे अगर जो कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? बेरोजगार है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच आज से प्रारंभ हो गया है और मार्च में आप लोगों की परीक्षा होने की भरपूर संभावना है। और अगर जो मैं ये बोल रहा हूं तो मेरी बात को हल्के में न लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा नहीं बोलता हूं। आज से अभी कुछ दिन पहले तक, जब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी, उससे पहले मैं आपको बोल रहा था कि आपकी परीक्षा अब चुनाव के बाद ही होगी। लेकिन दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आ रही हैं जिससे ये भरपूर संभावना लग रहा है कि मार्च में आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं वो क्या कर रहे हैं कि निरंतर रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। आपकी परीक्षा किसी भी हालत में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि क्या हो जाए? मार्च में हो जाए। और नया बैच प्रारंभ है आज से लेकर के, आज नया बैच प्रारंभ हो गया है। जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगा, ईच एंड एवरी डे लाइव क्लास आपकी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। दोपहर में 12 बजे से हो रही है। आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर जो लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो फिर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, फिर आपको वहां पे नोट्स भी मिलेगा, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट देखते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज मिलता है, आप क्या करिए कि वहां पे टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लग जाइए, वहां पे एक स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग दोस्तों काम कर रहे हैं। और वहां पे समय समय पे मैं आपको खुद क्या करूंगा कि वहां पे तैयार करूंगा, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से आपके क्या किया जाएगा कि आपके तैयारी को परखा जाएगा। वहां पे क्या उत्तर आ रहा है भाई? एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है कि इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये मुद्रा जो होता है ना, ये धातु का संग्रह नहीं होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मतलब मुद्रा जो होता है वो धातु का ही तो बना होता है, लेकिन 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का जो है वो आप अपने पास इसलिए नहीं रखते हैं कि इसमें कोई धातु लगी हुई है। ठीक है, जैसे ये 5 रुपए का सिक्का है, इसको आप अपने पास इसलिए नहीं रखेंगे कि इसमें कोई धातु है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मान लीजिए m इज इक्वल टू क्या है? 1000, m डैश इज इक्वल टू 5000, v इज इक्वल टू 2 है और v डैश 2 है, t इज इक्वल टू 1000 है, तो सामान्य कीमत स्तर पे होगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर इतना पढ़ाने के प्रति सीरियस है कि 5 का सिक्का लेकर के बैठे हैं दिखाने के लिए कि ये धातु का बना है। अरे नहीं, ठीक है, ये बस एक इत्तेफाक था। ठीक है, जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहां पे पढ़ा हुआ था। ठीक है,
चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि मान लीजिए ये किसका समीकरण है सर, किसका समीकरण है ये, एम भी इज इक्वल टू पीटी, एम भी इज इक्वल टू पीटी किसका है सर, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है ना। क्या कहते हैं कि अगर जो मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर 2 गुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है, यही तो बात बताते हैं। उसके बाद अपने समीकरण को ये संशोधित करते हुए एम डैश और भी डैश को शामिल कर दिए। तो चलिए बताइए भैया, अब रखते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, कीमत स्तर पूछ रहा है ना, कीमत स्तर पूछ रहा है अर्थात पी पूछ रहा है, ये प्राइस पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम डैश भी डैश प्लस एम भी अपान टी, ठीक है। तो यही P पूछ रहा है, यही P हमको निकालना है। अब यहाँ पे एम डैश क्या दिया गया है, एम डैश जो दिया गया है वो दिया गया है 5000, एम डैश कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, इनटू भी डैश कितना दिया गया है, भी डैश यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, प्लस एम का मान कितना दिया गया है 1000, एम का मान कितना दिया गया है, एम का मान दिया गया है 1000 और उसके बाद भी का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, बटा क्या कर देंगे, टी का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 1000, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, P इज इक्वल टू जो आपका आ जाएगा दोस्तों वो आएगा 12, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, अर्थात ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला कि नगद शेष समीकरण किसने दिया था भाई, नगद शेष समीकरण, चलिए नगद शेष समीकरण को इस रूप में किसने प्रस्तुत किया, अर्थात m इज इक्वल टू के वाई, किसने दिया भैया ये समीकरण बताइए। चलिए m क्या है, m क्या बताता है भाई, m जो है ये बताता है क्या, ये बताता है मुद्रा की पूर्ति, ये क्या बताता है, मुद्रा पूर्ति को बताता है m, ये क्या बताता है, के क्या बताता है सर, के बताता है वास्तविक आय को, क्या बताता है, वास्तविक आय को, और स्मॉल y क्या बताता है, ये जो बताता है ये वार्षिक आय को बताता है, क्या बताता है, वार्षिक आय को बताता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि सर जी अल्फ्रेड मार्शल, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बच्चों वाला प्रश्न है भाई, ये प्रश्न बच्चों वाला है, छोटे से बच्चों वाला, जो पुराने हैं वो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है, क्योंकि जब मुद्रा प्रसार होता है या मुद्रा स्फीति होती है तो इसमें क्या होती है, इसमें वस्तुओं की कीमतें महंगी होती है, अर्थात महंगाई आती है, महंगाई आती है। अब महंगाई आ रही है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। अब वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ेंगी, इसलिए बढ़ेंगी कि लोग अपने मांग को बढ़ा रहे हैं, तो अगर जो लोग मांग को बढ़ा रहे हैं तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, तो इट मीन्स मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में मांग भी ज्यादा हो रही है और पूर्ति भी लगभग जितना मांग बढ़ रहा है उतना पूर्ति नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मांग वो पूर्ति क्या है, क्रियाशील है, अर्थात अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन मुद्रा संकुचन हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या आ गई, मंदी आ गई, क्योंकि मुद्रा संकुचन का मतलब हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, अर्थात लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुओं की मांग में कमी कर रहे हैं। क्यों बार बार ऐसा हो जा रहा है भाई, वस्तुओं की मांग में लोग क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। जब लोग वस्तुओं की मांग में कमी करेंगे तो जब भैया उत्पादन, जब मांग कम होगा तो लोग उत्पादन भी कम करेंगे तो पूर्ति कम होगा, तो मांग वो पूर्ति जब निम्नतम स्तर पे आ जाएगा तो मंदी हो जाएगा। तो आपको अगर जो 2 ऑप्शन दिया जाए कि ये बताइए कि आपको 1 लाख रुपए पर महीना देंगे और 1 लाख रुपए पूरा खर्च करना है, और दूसरी तरफ ऑप्शन देंगे कि आपको 500 रुपए महीने मिलेगा, आप 500 रुपए पूरा खर्च करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी हमको 1 ही लाख दे दीजिए, ठीक है। अगर जो
महीने के अंत में बचत जब जीरो ही रहना है तो 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, है ना। तो ये बात किसने कही थी? किन्स साहब ने कही थी कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, लेकिन संभवतः मुद्रा संकुचन जो है वो ज्यादा बुरा है। मतलब दोनों में से ज्यादा बुराई किसमें है? मुद्रा संकुचन के अंतर्गत है। ठीक है, अगला प्रश्न कि एक देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतों पर क्या असर पड़ेगा सर? चलिए, क्या हो गया भाई? क्या उत्तर होगा? कि एक देश की कीमतों के मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा सर? इजी सी बात है, करेंसी का मूल्य कम हो जाएगा भाई। मतलब अगर जो मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? घरेलू कीमतें बढ़ जाएंगी। एक देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट आ रही है। जैसे बताता हूं कि आज से 20 साल पहले 10 रुपए की वैल्यू अलग थी, आज 10 रुपए की वैल्यू अलग है। पहले 10 रुपए में क्या कर सकते थे कि बहुत सारी चीजों को खरीद सकते थे, लेकिन अब 10 रुपए में चाय भी आप ठीक तरीके से नहीं पी सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि देश की करेंसी के मूल्य में कमी आई है, और जब करेंसी के मूल्य में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतें क्या हो रही है? महंगी हो रही है। छोटी सी बात है। इतने बड़े बड़े लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई? इतने बड़े बड़े लोग गलत क्यों कर रहे हैं? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगला कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की अवस्थाएं होती हैं। बच्चों वाला प्रश्न है भाई। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताइए। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके आप बताइए। जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसने दिया था? आप कमेंट करके बताइए। और इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई थी। पहली अवस्था जो बताई गई थी दोस्तों, उसमें ये कहा गया कि देश जो है वो अल्प विकसित है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक युवक है, वो ये चाहता है कि भैया हमारे पास प्रॉपर्टी है और गांव में बहुत दबंग लोग विद्यमान है, तो अगर जो हम जब तक 6-7 बच्चे पैदा नहीं कर लेंगे तब तक गांव वाले हमको हमारी जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे। तो इस माइंड सेट के लोग हुआ करते थे आज से 50 साल पहले। तो एक एक व्यक्ति क्या करता था कि कम से कम 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करता था कि भैया लड़का हमारे पास जब ज्यादा रहेगा ना तो लाठी भी हमारे पास ज्यादा होगी, और लाठी ज्यादा होगी तो गांव वाले कुछ बोलेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस टाइम लोगों की उस टाइम क्या था, देश में जन्म दर भी ज्यादा था। और भैया अब इतने लोग को पैदा कर लेंगे तो पोषक पदार्थ दे नहीं पाएंगे, इतने धनवान तो थे नहीं। तो जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा था। बहुत सारे लोग पैदा होते थे, बहुत सारे लोग मर भी जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या जो थी वो संतुलित होती थी। उसके बाद दूसरी स्थिति में अब अर्थव्यवस्था थोड़ा सा विकास कर चुका होता है, जैसे अभी वर्तमान समय में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी जन्म दर का स्तर क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सब कुछ व्यस्त हो गया, अब अच्छा हो गया, लोग पोषक पदार्थ ले रहे हैं। तो मृत्यु दर में क्या आती है? कमी आ जाती है। तो जन्म दर ज्यादा हो रहा है, मृत्यु दर कम, मतलब पैदा ज्यादा हो रहे हैं लोग और लोगों की मृत्यु कम हो रही है। तो ये क्या है? यही दोस्तों जनसंख्या विस्फोट है। यही क्या है? यही जनसंख्या विस्फोट है। ठीक है, उसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसमें क्या होता है कि भैया चलो यार, एक लड़का है या एक लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, कानून का राज्य है, इस टाइम कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प नहीं सकता है। तो लोगों ने क्या कर दिया? बच्चा पैदा करना भी कम कर दिया, अर्थात मतलब जन्म दर भी कम हो गया और मृत्यु दर भी कम हो गया, क्योंकि लोग पोषक पदार्थ ले रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है भाई? आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? कमेंट करके बताइए। चलिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत माल्थस ने दिया था। इतने सारे लोग माल्थस माल्थस बोल रहे हैं।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। आरबीआई का कार्य कौन नहीं है? तो कभी भी आप देश के केंद्रीय बैंक में न पैसा जमा करने जाते हैं, न वहां से पैसा निकालते हैं। आप कभी आरबीआई में खाता खुलवाए हैं? नहीं खुलवाए हैं ना। आरबीआई में आपका कोई खाता नहीं है। देश का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसमें आपका कोई खाता नहीं। ठीक है, तो जनता से पैसा स्वीकार करना, जनता से लेन देन जो होता है, वो आरबीआई का कार्य नहीं होता है, वो व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंकों का कार्य होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब। बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों वाला प्रश्न है भाई, बिल्कुल ठीक है। एमआर एआर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मजा आएगा, नहीं पढ़े होंगे नहीं आएगा। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बार बताया हूं, मैं बहुत बार बताया हूं, एक बार नहीं 10 बार से ज्यादा बताया हूं। नहीं बताऊंगा, आप बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि सर जी, यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब ये फर्म क्या है, ये फर्म क्या है? चलिए बताइए। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तब फर्म क्या होगा? फर्म एकाधिकारी होगा। क्यों होगा? चूंकि एकाधिकारी बाजार में एकमात्र उत्पादक होता है और उसका बाजार पे क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि कुल लागत सारणी निम्न सूचना से तैयार की जाती है। कुल लागत सारणी किसकी सूचना से तैयार की जाती है भाई, बताइए। चलिए बनवारी जी बताइए, ज्ञान गोविंद सिंह जी बताइए, अरुधति देवी जी, प्रियम मिश्रा जी, नसीम फातिमा जी, दीपिका सिंह जी, सोमपाल जी। ठीक है, ठीक है, अमरेश यादव जी, सुरेखा गौतम जी, राजेश कुमार जी, प्रियम मिश्रा जी, प्रीति सिंह जी। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। कुल लागत सारणी निम्न सूचना से तैयार की जा सकती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि देखिए सर, कुल लागत सारणी जो है वो एक विस्तार पथ के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो विस्तार पथ सम लागत रेखा तथा सम उत्पाद वक्र के स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, कुछ बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। कभी पढ़ा है जीवन में इस टाइप का डायग्राम? पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा श्रम बाजार में क्रय अधिकार है तो मजदूरी निर्धारित कैसे होगी भाई? चलिए क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि वस्तु बाजार में एकाधिकार है और श्रम बाजार में क्रय अधिकार है तो ऐसी स्थिति में मजदूरों का शोषण होगा भाई। और जब मजदूरों का शोषण होता है तो क्या होता है? मजदूरों का शोषण होता है तो फिर क्या होता है बताइए। बिल्कुल ठीक है, तो मजदूरों का शोषण होने का मतलब यह है कि उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिल रही है।
अर्थात सीमांत उत्पादकता से कम होगी। तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगर वस्तु बाजार में क्या है, एकाधिकार है तथा श्रम बाजार में क्रय अधिकार है, ठीक है, अर्थात जो क्रेता है वो श्रम को अपने अनुसार क्रय कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, श्रमिकों का शोषण होगा। और श्रमिकों का शोषण होने का मतलब सीधा सीधी यही होता है कि उनको सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी दी जाती है। कहाँ पे देखने को मिलता है, एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलती है। यही तो होता है ना। जो लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, जो लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्याज की अगर जो नीची दर है तो उससे क्या होगा, आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा आपको। आज के सेशन में बहुत मजा आएगा अगर जो आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत भी ठीक तरीके से समझते हैं तो आज बहुत मजा आएगा आपको। क्या उत्तर होगा। और जो लोग भी लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं वो इस क्लास को एक दो बार पुनः रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, पुनः रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कि ब्याज की दर अगर जो नीचे होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अगर जो ब्याज की दर नीचे होगी दोस्तों तो इससे क्या होगा, लेन देन मांग बढ़ेगा। यही तो होगा ना। हालांकि देखिए ब्याज दर और मजदूरी में कोई संबंध ही नहीं होता है, ब्याज दर और मजदूरी में कोई संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है भैया, कि अगर जो ब्याज दर नीचे गिरेगी तो लेन देन की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ब्याज दर क्या होगी भैया, कम होगी, तो लोग क्या करेंगे कि ऋण की मांग ज्यादा करेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादन पर व्यय क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जब उत्पादन पर व्यय बढ़ेगा, अर्थात जब उत्पादकता का स्तर बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन अगर जो बढ़ रहा है तो इसका सीधी सीधी बात यह है कि उस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की मजदूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ब्याज की दर अगर जो कम है तो आप क्या करेंगे, आप ऋण ज्यादा लेंगे। आप ऋण क्या करेंगे, आप अपने ऋण को ज्यादा लेंगे। ऋण लेकर के आप अपने निवेश के स्तर को बढ़ाएंगे। और जब निवेश का स्तर बढ़ेगा तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो मांग व पूर्ति अर्थव्यवस्था में क्रियाशील होगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मजदूर की मजदूरी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ब्याज दर में और मजदूरी में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, लगान क्या है भाई, कुछ नया मिला सीखने को, मिला कि नहीं मिला। चलिए अगला, लगान क्या होता है भाई, रिकार्डो साहब याद आए, रिकार्डो साहब ने क्या कहा, रिकार्डो साहब ने क्या कहा, रिकार्डो साहब ने क्या कहा, क्या कहा बताइए, क्या कहा रिकार्डो ने, बताइए। रिकार्डो साहब ने ये कहा कि जो लगान होता है वो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। यही तो कहा था ना। तो ये क्या होता है, भूमिपति का अर्थात भूमि स्वामी का ये क्या होता है, पुरस्कार होता है। जो भूमि जितना उर्वरक होगा वो उतना ज्यादा लगान देगा। और जो भूमि उर्वरक होगा और जो भूमि लगान दे रहा है उसे अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। और जो भूमि उर्वरक नहीं है वो लगान नहीं देगा, उसे हम सीमांत भूमि बोलेंगे। भूमि की पूर्ति क्या है, पूर्तियां बेलोचदार है, क्योंकि भूमि का एकमात्र कार्य क्या करना है, उत्पादन करना है। सब याद आना चाहिए, याद आ रहा है, याद आना चाहिए, है ना। जो खुशी पढ़ाई में है वो कहीं नहीं है, जो खुशी पढ़ने से मिलती है। अगर जो आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो जो आत्म संतुष्टि और जो खुशी आपको मिलती है वो दुनिया में आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर जो आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं ना,
तो अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति आप करेंगे और वो खुशी आपको दुनिया का और कोई भी कार्य नहीं दे सकता, है ना। तो इस बात को समझिए, इसमें क्या करना है, इसमें रम जाना है ना, इसका आनंद उठाना है। इस पढ़ाई का क्या करना है, आनंद उठाना है। सम टाइम लगेगा कि यार थोड़ी सी बोरियत हो रही है और उस चीज को मैनेज करना है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको मजा आएगा उसमें। चलिए क्या उत्तर हो जाएगा, और एक बार मजा आने लगा तो सफलता बहुत करीब है। पढ़ने में जब मजा आने लगे तो सफलता बहुत करीब है। इतने सारे लोग हैं जो 2-2 घंटे की क्लास हमारी करते हैं। मैं सही बता दूं दोस्तों कि आप बिल्कुल काबिल हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे और जरूर प्राप्त करेंगे। बस एक कदम सफलता आपसे दूर है। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये दुनिया आपसे कहे चाहे ना कहे, मैं बोल रहा हूं, आप 2 घंटे तभी पढ़ पा रहे हैं जब चीजें आपको आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्लास को 10 मिनट भी झेल नहीं पाएंगे। उनको ये लगेगा सर ये क्या पढ़ा दिए, ठीक है, वो झेल ही नहीं पाएंगे। तो जो नहीं झेल पाएगा भैया, इसका मतलब कि उसका इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, उसको अभी और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर जो 2 घंटे इस क्लास को आप झेल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है, मतलब आप बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो मुझे इस चीज से मैटर नहीं करता है कि कितने लोग देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं यार, अच्छे लोग देख रहे हैं, मजा आएगा, है ना। क्या उत्तर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साम्य होता है जब। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कोई गलत बोलेगा, सभी लोग बी ही बोल रहे हैं ना। सीमांत आय बराबर होनी चाहिए सीमांत लागत के, और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए औसत आय के, औसत आय बराबर होनी चाहिए औसत लागत के। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जैसे एग्जाम करीब आता है तो बहुत सारे लोग फोन करते हैं, कहते हैं सर जी आशीर्वाद दीजिए कि परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो जाए। अरे भाई, वहां पर आशीर्वाद नहीं निकलता है। अगर जो है इस प्रकार की कोई चीज होगी जिसका अस्तित्व होगा कि अगर जो टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरीके की का आशीर्वाद दे और उसकी सफलता मिल जाए, तो वो जो असली आशीर्वाद मिलता है ना, वो इसी क्लास में मिलता है। जब टीचर 2 घंटे मेहनत कर रहा है, 2 घंटे बोल रहा है, लगातार पढ़ रहा है, इस पीपीटी को बनाने में उसने 1 से 1.5 घंटे मेहनत किया है, और वो 2 घंटे बोल रहा है और उसको 2 घंटे पढ़ने वाले लोग भी हैं, तो यहाँ से आशीर्वाद ले लगता है यार ये लड़का या ये लड़की ये पढ़ रहे हैं सर, ये निरंतर पढ़ रहे हैं लोग, इनका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि एक फोन कर दें सर आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ेंगे तो वो क्या होता है ना कि वो अंदर से आवाज आती है कि नहीं भैया इस बच्चे का हो जाना चाहिए क्योंकि इसने बहुत मेहनत किया। क्या उत्तर होगा, मालती सोलंकी जी, सर मुझे कोर्स परचेज करना है। देखिए कोर्स परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं क्लास के बाद। क्या एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपए रखी गई है, तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। प्रत्येक दिन एप्लीकेशन पे 12 बजे से लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास भी 24 घंटे के भीतर मिल जाता है एक क्रम से। कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मिलेगा। नई नई स्ट्रेटेजी के साथ दोस्तों हम लोग वहां पर तैयारी करने वाले हैं आज से लेकर के, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो जो लोग भी एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बस आप हमारे साथ तल्लीनता से लग जाइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि अगर जो कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो विक्रेता क्या करेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि पूर्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा। ये किस कंडीशन की बात कर रहा है, उसी कंडीशन की बात कर रहा है जिसे आप क्या बोलते हैं, तालाबंदी बिंदु बोलते हैं। P इज इक्वल टू ABC। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत जो उत्पादक होता है वो बहुत न लाभ कमाता है न हानि कमाता है, लेकिन फिर भी वो उत्पादन में बना रहता है, इस उम्मीद पे बना रहता है कि भविष्य में चल करके क्या होगा, उसे लाभ मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर जो इससे कम प्राइस ये प्राप्त करने लगेगा, ये वाली कंडीशन अगर जो आएगी तो वो टाटा बाय बाय कर देगा, कहेगा भैया हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं अपने जेब से पैसा लगा करके उत्पादन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न।
अगला कि उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अनुपात क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है कि उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अनुपात है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है सर? ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? सच्ची सच्ची बताइए, पढ़ा होगा तो पता होगा। MRESXY इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा के अपान डेल्टा के अपान डेल्टा एन इज इक्वल टू MPL अपान क्या होता है? MPK। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर सीमांत उत्पादकताओं के बीच के अनुपात के बराबर होता है। तो जितने लोग भी ए बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ही क्लास है, आपके लिए ही तो मैं कितना क्लास ले रहा हूँ। तो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं कि उत्पादन में पूरक लागत क्यों लगाई जाती है भाई? बिल्कुल ठीक है, चलिए उत्पादन में पूरक लागत लगाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पूरक लागत क्या होती है? पूरक लागत क्या होती है? पूरक लागत क्या होती है? जैसे पंजीकरण शुल्क हो गया, फीस हो गया, ये पूरक लागत का उदाहरण है। तो उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या आ जाए? कमी आ जाए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जैसे आप स्कूल, जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहां पे फीस लगाई जाती है। फीस इसलिए लगाई जाती है कि भैया वहां के जो टीचर हैं उनको सैलरी भी तो देनी है ना, तो गवर्नमेंट अपने कोष से कितनी उनको सैलरी देगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अर्थात पूरक उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आ जाए। अगला, मार्शल द्वारा उपयोगिता का माप विश्लेषण। चलिए भैया, मार्शल द्वारा उपयोगिता माप का विश्लेषण, अच्छी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। मार्शल साहब ने क्या कहा कि उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। माप सकते हैं आप उपयोगिता को? बताइए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि उपयोगिताओं को बड़े सुनिश्चित तरीके से मापता है, यद्यपि क्या है, वे अपर्याप्त हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो मार्शल का जो उपयोगिता की माप है, ये गणनावाचक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, जो क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम पे क्या है दोस्तों? क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम पे आधारित है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। उपभोक्ता के सामने से आशय है, जैसे आप एक उपभोक्ता है ना, आप एक उपभोक्ता ही तो हैं, बहुत सारे वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर जो हम मतलब मान लीजिए कि आपको अगर जो कहीं से 50,000 रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? 50,000 रुपए का क्या करेंगे? अगर जो महीने का 1 रुपया भी नहीं आए और इकट्ठा 50,000 रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? हैं? चलिए, तो जितने लोग भी किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि गोवा चले जाएंगे, 50,000 रुपए में गोवा नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, 50,000 रुपए में गोवा नहीं घूम पाएंगे भाई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उपभोक्ता के सामने से आशय क्या होता है? तो उपभोक्ता
न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अर्थात एक जो उपभोक्ता होता है उसके पास जो भी पैसा है उस पैसे को वो इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। ठीक है, तो एक उपभोक्ता जो है वो अपने आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर जो आपको दोस्तों 100 रुपए दे दिया जाए, आपको 200 रुपए दे दिया जाए, तो आप 100-200 रुपए को इस प्रकार खर्च करेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। आपको 50,000 रुपए दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको भी इस तरीके से खर्च करेंगे कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल जाए। ठीक है, अगला, किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है। सुनील जी कह रहे हैं सर बैंक में जमा कर देंगे। नहीं भाई, अर्थशास्त्र के छात्र हैं और पैसा बैंक में जमा कर देंगे, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैं किसी को भी ये राय नहीं देता हूं कि आप बैंक में पैसा जमा करिए। अगर जो जमा भी करना है तो फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, एफडी कर दीजिए, है ना। ये 2% 3% ब्याज के चक्कर में पैसा कभी भी बैंक में मत जमा करिए, क्योंकि मुद्रा स्फीति जो होती है वो 5 से 7% बढ़ती है। और अगर जो 5 से 7% भी आपको ब्याज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि आपके मुद्रा की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि आपने 1.5 लाख रुपए जमा किया है, 10 लाख रुपए जमा किया है, लेकिन वो 10 लाख रुपए वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कभी भी करना भी है तो कम से कम फिक्स डिपॉजिट करिए कि 7% आपको ब्याज मिले। नहीं तो अब तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप पैसा निवेश कर। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है। तो किन्स साहब क्या कहे थे, किन्स साहब अपनी थियरी में ये कहे थे ना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है वो क्या होगा, पूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है उसमें, एक सेकेंड गलत हो रहा है क्या, हाँ, उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे सभी लोगों को रोजगार मिल ही चुका हो। तो कुछ लोग बेरोजगार हैं लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था जो होगी वो संतुलन की अवस्था में हो सकती है। ये बात किन्स साहब ने कही थी। तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। ये बोले थे ना भैया, क्यों गलत कर रहे हैं यार, इतना आसान प्रश्न। किन्स साहब अपने मॉडल में ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन जो होगा वो मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग को रोजगार मिल जाएगा तभी हो जाएगा। अगर जो कुछ बेरोजगार भी हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था संतुलन में मिल जाएगा। ठीक है, पूर्ण रोजगार से पहले भी संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक बोल रहे हैं सर, है ना। ऑप्शन नंबर बी। और जिन लोगों ने भी अभी दोस्तों अभी मतलब जो लोग भी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जो आपकी परीक्षा है वो मार्च में होने की संभावना है। और इसीलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया बैच आज से प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पे 12 बजे दोपहर में दोस्तों 12 बजे से आपकी क्लास हो रही है। इनकेस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। यहाँ पे जितनी भी कक्षाएं होंगी वो सारी कक्षाएं लाइव होंगी, फिर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको संपूर्ण नोट्स भी मिलेगा। दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल बेसिक नहीं पता, इकोनॉमिक्स बहुत दिन से छूटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा। सब कुछ आपको वहां पे समझ में आने वाला है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। संपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करते रहिए ताकि आगे की चीजों को आप सीखते भी रहें और पीछे आपका कुछ भूले भी नहीं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, क्या अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत
क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्वेश्चन गलत हो रहा है, या व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां से भी गलत हो रहे हैं उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपको दोस्तों लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जा रही है। इट मींस आप एक बार अगर जो एडमिशन लेंगे तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आगामी अगर जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आती है, तो जब भी नया बैच आरंभ होगा आपको ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से कोई भी फीस जमा करने की जरूरत नहीं होने वाली है। इतनी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, और इस हिसाब से दोस्तों फीस जो है वो आपकी बहुत कम है। तो एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी 9415, ठीक है, 863 पे। इस नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इसी नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन लेना होगा तो यथाशीघ्र ले लीजिएगा, ताकि कल दोस्तों जब लाइव क्लास 12 बजे से हो तो आप क्या कर सकें कि वहां पे क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डायरेक्ट भी इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस का एक कोर्स आएगा, उस कोर्स को आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप कभी भी मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। किसी का भी, ठीक है, हाँ, क्लास जो होती है प्रत्येक दिन शाम को होती है यूट्यूब पे, और एप्लीकेशन पे जो होती है वो होती है दोस्तों आपके 12 बजे। ठीक है, और जो हमारे पुराने छात्र हैं वो परेशान ना होइएगा, आपको बैच में ऐड कर दिया गया है। जब भी लाइव क्लास होगा तो आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, आपको अलग से फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने बार बार बोला है कि भैया जिसने एक बार एडमिशन ले लिया उसको पूरी जिंदगी भर कभी भी लाइव स्टडी इलाहाबाद पे दोबारा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे, और एप्लीकेशन पे मिलते हैं कल दोपहर में 12 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि जिसने भी सही तरीके से मेहनत किया दोस्तों सबको सफलता मिलेगी, आपको भी मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।